कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 1 समाजशास्त्र एवं समाज का दूसरा भाग। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्रायः उठते थे, उदाहरण के लिए नगरी या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधताओं के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है। जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी विस्तार पा गया था। जो नीचे अभी विवरण दिया जा रहा है, उदाहरण यह दर्शाता है, देख लें आप। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असफल रूपांतरण। 17वीं और 19वीं शताब्दी में लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया था, जिनमें से 11 मिलियन अमेरिका तक की यात्रा में जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाला जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलनों में से एक है। उनको अपनी जमीन और संस्कृति उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग अलग इसे भयावह परिस्थितियों में भेजा गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। दास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया। दासता की संस्था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने लगी, लेकिन हमारे लिए भारत में यह 1800 के बाद का काल था, जब बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाज़ों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम अथवा वेस्ट इंडीज अथवा फिजी द्वीपों में उनकी सूती कपड़ों की मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक वी.एस. नायपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, उन 1000 लोगों में से एक के वंशज हैं जिन्हें जबरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहाँ से लौटने में भी असमर्थ थे, और वहीं मर गए। किस प्रकार पश्चिम पूंजीवाद के दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था। आर.के. लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। जैसे एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधाकृष्ण गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उससे तमिल में बात की। उसने मुझे फ्रेंच में से टूटी फूटी इंग्लिश कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उनकी जीवा से तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है। भारत में समाजशास्त्र का विकास। उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद, औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था, इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर भी की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। भारत जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकाल कर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नामात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। मार्क्स 1853, देसाई 1975 में उद्धृत। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जोड़ना पड़ता था, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था।
हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस प्रकार से समझा गया और अपरिवर्तनीय रूप में चित्रित किया गया। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमत रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूह और समाजों का अध्ययन, जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी: गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। M.N. श्रीवास्तव इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं: भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजाति, जाति के साथ तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आस पड़ोस या आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के बीच पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरी और परंपरागत अति विभिन्नता भी इसकी वजह है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, जो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों के वानिकी अधिकारों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। तस्वीरों को देखिए आप, परिवर्तनों की स्थिति, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे। इन तस्वीरों को देख लें आप एक बार फिर से। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागमों के अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, इसे आप इस रूप में ले सकते हैं कि समाजशास्त्र के अन्य शास्त्रों से किस प्रकार का संबंध है। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतः संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है। मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का विवरण। यह अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित है, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों
के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानून का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं। विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवाद अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठन कार्य सिद्धांत की तरफ पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इनको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय बना दिया है। क्रियाकलाप देखिए, क्या आप सोचते हैं कि विज्ञापन वास्तव में लोगों को उपभोग के तरीकों को प्रभावित करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अच्छे जीवन की जो परिभाषा है वह केवल आर्थिक रूप से ही परिभाषित है? क्या आप यह सोचते हैं कि खर्च और बचत की आदतें सांस्कृतिक रूप से बनती हैं के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की? समाजशास्त्री प्राय अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती हैं और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझाव में परिणित करने की क्षमता से भी इसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्राय व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थागत प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। पियरे बोर्दियू ने 1998 में लिखा है, वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर नहीं बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी। हमें खुशियाँ भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या अनिश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतीकात्मक लागत का भी। उदाहरण के लिए दवाओं का उपभोग, शमनकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। और इसके आगे देखें, सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रश्नकारी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं बारे पूछने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं के उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र की सामाजिक स्थिति के पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, जैसा कि अर्थशास्त्र में वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच की पद्धतियाँ और उपागमों का परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित है, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गण के रूप में शामिल नहीं। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया। क्रियाकलाप, पिछले आम चुनाव में किए गए अध्ययन के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कीजिए। संभवतः आप उसमें राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के लक्षण पाएंगे। चर्चा कीजिए कैसे विभिन्न विषय आपस में अंतःक्रिया करते हैं और परस्पर प्रभाव डालते हैं। जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र में सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार के रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र की अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीतिक विज्ञान में लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनाव में मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफ़ी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है।
राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्री कारण, राजनीति में जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एवं इतिहास। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई उसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उसका वर्गीकरण और सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप। जानकारी प्राप्त कीजिए कि इतिहासकारों ने कला, क्रिकेट, कपड़े, फैशन, वास्तुकला एवं भवन विन्यास के इतिहास के बारे में किस प्रकार लिखा है। अभी आपने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से समाजशास्त्र के संबंध, अब आप देखें आगे। समाजशास्त्र की रुचि का प्रमुख केंद्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्री हो गया और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्र के बजाय सामाजिक प्रतिमान और लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्ति को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकीय आंकड़े के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मनोविज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानवविज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मनोविज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिम शिक्षित सामाजिक मनोविज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्राय विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया। देखिए, आप चित्र देखें। असम में चाय पत्ती तोड़ने वाले श्रमिक, वे मूल निवासी विद्यमान है, चाहे वे भारतीय, सूडानी, नागा या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते थे, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि हमने देखा है कि आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रिया से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गाँव ने अपने ही प्रशासन और भूमि कानून में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादन उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप।
मालूम कीजिए कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले संथाल जाति के श्रमिकों के पूर्वज भारत में कहाँ से आए थे? असम में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? क्या अंग्रेज उपनिवेशवाद से पहले चाय पीते थे? ये तथ्य हैं। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाज पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति समाज सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित है। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नूअर अथवा मेलेनेशिया समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी कि लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उस पर रहना और अनुसंधान की निजात पद्धति का उपयोग। समाजशास्त्री प्राय सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। 5वें अध्याय में आप इस परंपरा के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। कॉल सेंटर के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपरा से सार गणगण में काफ़ी उदार है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का ही नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह सारी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाज के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप से अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बन रहा था कि सरल समाज के खत्म होने सामाजिक मनोविज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो सामाजिक मानव विज्ञान परंपरागत विषय वस्तु एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समिष्ट और विशिष्ट उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों को बताते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के आपसी संबंधों की चर्चा की गई। आप देखें शब्दावली, जिन्हें विद्यार्थियों को बखूबी समझना चाहिए। पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधन और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। द्वंद्वात्मक सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनके विद्यमानता जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा। अनुभविक अन्वेषण समाजशास्त्री अध्ययन के लिए दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच। नारीवादी सिद्धांत एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सबका एक सरोकार है। समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना। समिष्ट समाजशास्त्र बड़े समूह, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। व्यष्टि समाजशास्त्र आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ मानव व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक बाध्यता एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार की अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य व्यक्ति या समूह द्वारा माने जाने वाला विचार क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के प्रश्न। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? समाज शब्द के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए। क्या आपके सामान्य भौतिक ज्ञान की समझ से किस प्रकार अलग है? चर्चा कीजिए कि आजकल अलग अलग विषयों में परस्पर लेन देन कितना ज़्यादा है। अपनी या अपने दोस्त अथवा रिश्तेदारों के किसी व्यक्तिगत समस्या को चिन्हित कीजिए। इसे समाजशास्त्री समझ द्वारा जानने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप देख लें और भी विस्तार से अध्ययन करना होगा तो सहायक पुस्तकें हैं जो समाजशास्त्र और समाज के बारे में और विस्तार से जानकारी देने में समर्थ हैं। और इसी के साथ
अध्याय 1 समाजशास्त्र एवं समाज चैप्टर पूर्ण होता है। संदर्भित ग्रंथों के अध्ययन से समाजशास्त्र एवं समाज के बारे में और विस्तार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही यह अध्याय पूर्ण होता है।